जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। विंटर का मौसम और एग्जामिनेशन की तैयारी, क्या है कॉम्बिनेशन है। हम कुछ पढ़ रहे थे। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस को हमने डिवाइड किया था, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। और उसमें भी हमने सॉलिड मैकेनिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा इत्मीनान से देखा था। थोड़ा सा ज़्यादा किससे देखा था? थोड़ा ज़्यादा इत्मीनान से देखा था। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज। द पर्सन हु इज टीचिंग, हु इज गाइडिंग ऑन दिस चैनल इज having so many examinations experience like NPCL, IS, ROBAR, PRDO, 10 plus IPC interviews, 2 time engineering services prelims, 5 time gate qualified, 3 times BARC, ISRO, whether it is a DRDO and all the examinations qualified. So आप इस नेटवर्क से जुड़िए, आप इस चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली मजबूत कीजिए, क्योंकि इस चैनल का मेन फोकस इंटरव्यू से रिलेटेड रहता है, लेकिन टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाते हैं। उसका रीजन इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। आप ये ध्यान रखिए कि आप पीएसयू के इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको उतना टेक्निकल नहीं मिलेगा, लेकिन आप साइंटिफिक इंटरव्यूज में बैठेंगे बार्क, आईएसआरओ, डीआरडीओ, विल फेस लॉट्स ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लिकेसिटीज। हम जी हाँ, तो हम थे यहाँ तक हमने कवर किया था कि टॉम जो है, हमने कहा था कि जो टोन है वो डायनामिक्स का एप्लीकेशन है। डायनामिक्स मींस हमने कहा था काइनेमेटिक्स है और काइनेटिक है। मशीन डिजाइन जो है मेनली सोम का एप्लीकेशन पार्ट है, और इसमें हम मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन सबको भी कवर करते हैं। वाइब्रेशन हमने बात की थी कि टॉम और थोड़ा बहुत सोम है, क्योंकि स्प्रिंग इलास्टिकली डिफॉर्म होती है और स्प्रिंग को हम मेनली डिफॉर्मेबल बॉडीज में पढ़ते हैं, तो ये इसका पार्ट है। और फिर हमने थोरली हमारा सिलेबस डिस्कस किया था वेदर जैसे सोम और टॉम, और हमने पता किया कि कौन सा पार्ट डायनामिक्स में, कौन सा काइनेटिक्स से है, कौन सा काइनेमेटिक्स से है। आपको यदि वो वीडियो आपने यदि वो नहीं देखी है तो पहले बेटर रहेगा कि आप वो वीडियो देखें। हमारा मेन फोकस है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिफ्लेक्शन। तो उसके लिए हम एक एक करके कदम रख रहे हैं। हमने कहा सॉलिड मैकेनिक्स क्या होता है, सोम क्या होता है। इट इज व्हाट, इट इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। विच वन? डिफॉर्मेबल bodies, right. See, the strength of material is the branch of mechanics which deals with the behavior of solid bodies. कौन सी solid bodies? Deformable solid bodies under the action of external forces and studies the resulting stresses, that is internal forces, strain, that is internal deflection, deformation, and external deformation, that is deflection. इन सब की स्टडी को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। इंट्रो में आपको पता होना चाहिए कि आपकी सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। यदि आप कहते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज माय फेवरेट, देन यू शुड नो कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। एक और डेफिनेशन कहती है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल लोड्स नॉट इंटरनल, applied on the body and internal stresses and strain produced thereby due to this external load। जो भी इंटरनल चीजें होती है उसकी स्टडी है। एक और डेफिनेशन है कि इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स, राइट। सोम इज द स्टडी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। कीवर्ड्स याद रखिए, अंडर एक्सटर्नल लोड्स, राइट। एक्सटर्नल लोड में इंटरनल बिहेवियर की स्टडी को सोम कहते हैं, राइट। यदि सोम का पता हो तो अब हम कुछ बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सोम आपको पूरा पढ़ा पाऊँ। मैं जब भी स्लाइड्स बनाता हूँ तो मेरे मन में ऐसा रहता है यार कुछ छूट रहा है, बट क्योंकि टाइम की कमी है और छूटना भी जरूरी है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने कुछ पढ़ रखा है और मुझे थोड़ा थोड़ा वो चीज़ें पढ़ानी है जो आप शायद नहीं पढ़े हो, या फिर शायद आपने इतना उस पर गौर नहीं किया है। मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं, बीम होता है, कॉलम होता है, रोड होती है, शाफ्ट होती है, ट्रस मेंबर्स होते हैं, राइट। एक एक्सेल भी होती है। हाँ, क्या काम करता है बीम? किसको कहते हैं? बीम इज द एलिमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। कौन सा लोड होता है उसमें? ट्रांसवर्स लोड। इन सोम कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांसवर्स लोड लेता हो, उसको क्या कह देते हैं? बीम कहते हैं। यदि इंटरव्यू में आपको पूछ ले कि बीम क्या है, तो बीम ट्रांसवर्स लोड को लेती है। घरों में हम लगाते हैं और ऊपर लोड ऐसा आता है तो वो बीम है। घरों में जो पट्टियां होती है या फिर कुछ भी जो लोड लेती है, इवन इट इज गार्डर्स इन ब्रिजेस, और रेलवे स्टेशन पे ब्रिजेस है उनमें भी बीच में बीम लगे होते हैं। इवन रेल इस मेट्रो स्टेशन पे जो बीम्स लगे होते हैं, बीम्स वो होती है जो क्या करती है? ट्रांसवर्स लोड लेती है। सेकंड इज कॉलम। आपने कॉलम्स तो देखे ही होंगे मेट्रो स्टेशन के, तो दिस इज कॉलम। इसके ऊपर मेट्रो चलती है ऐसे, और बीच बीच में जो लगे होते हैं ऐसे, उनको कहते हैं बीम्स, राइट।
Then rod is the part which is subjected to what? Axial tension in compression. कोई भी कोई भी एप्लीकेशन में, यदि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर शेप में भी हो, ये स्क्वायर में भी हो सकती है, और ये यदि टेंशन और कंप्रेशन लोड ले रहा है तो उसको रोड कहते हैं, शाफ्ट उसको कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लोड, हाँ, एप्लीकेशन के बेसिस पे हम उनको डिवाइड किया है। शाफ्ट कहते हैं जो रोटेशन को ले, किसको ले? जो टॉर्क को ट्रांसमिट करे, जो किसको ट्रांसमिट करे? टॉर्क को, राइट? एक से दूसरी जगह टॉर्क को ट्रांसमिट करे, उसको शाफ्ट कहते हैं। ट्रस मेंबर, the combination of the beams, the combination of the columns, the combination of the rod shaft in which only compression and tension will come, and the combination will make a strong base and all the things, and it will become a structure, right? उसको हम ट्रस कहते हैं। एक्सल ओनली एक्सल लोड्स। एक्सल किसको कहते हैं? एक्सल देखो एक डिफरेंट टाइप की चीज है ये एक्सल। एक्सल जो व्हीकल्स में लगी रहती है वो रोटेट करती है, लेकिन रोटेशन को ट्रांसफर नहीं करती, टॉर्क को ट्रांसफर नहीं करती। वो बनी किसके लिए है? वो बनी है ट्रांसवर्स लोड के लिए। सो एक्सल वी कैन से कि एक्सल इज ए बीम, एक्सल इज नॉट ए शाफ्ट, एक्सल इज ए बीम, बट इट विल लुक लाइक शाफ्ट, इट विल रोटेट लाइक शाफ्ट, बट इट विल नॉट ट्रांसफर द टॉर्क। और इसीलिए ये बीम है जो किसके लोड को लेती है? ट्रांसवर्स लोड्स को लेती है, बट पहियों के साथ यू कैन से कि घूमती भी है, राइट? आई बात समझ में? ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और हमने अच्छे से इसको लिखा है। फिर हम कहते हैं कि लोड्स कितने टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा। नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं टेंशन और कंप्रेशन से, देन देयर इज अ शियर स्ट्रेस जो ट्रांसवर्स लोड से होता है, देन देयर इज अ बेंडिंग, हाँ, जो बेंडिंग मोमेंट से होता है, और ट्रांसवर्स लोड से होता है, राइट? ट्रांसवर्स लोड, हाँ। देन देयर इज अ टॉर्शन व्हिच इज ट्विस्टिंग से होता है, इजंट इट? ये सब हमने पढ़ा है। तो इसमें से हमारा हाईलाइटिंग पार्ट अभी, क्योंकि हमारा जो हम जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बेंडिंग से रिलेटेड है, डिफ्लेक्शन। सो दैट्स व्हाई बेंडिंग लोड इज अ ट्रांसवर्स लोड, कीवर्ड ट्रांसवर्स लोड, एक्टिंग ऑन ए मेंबर which produces bending moment and shear force resulting mainly in bending of the member. Mainly the final effect will be what? Bending of that member. Deflection क्या होता है? Deflection is what? The action. ये है उसका cause and this is the action. Is the displacement. It can be seen. See, bending को हम bending stresses को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो action, जो reaction है deflection, उसको हम देख सकते हैं। तो is the displacement of a point in a structure due to loading in beams, the dominant cause of deflection is what? Bending moment. Dominant cause produced by which? Transverse load. देखिए होता क्या है, होता यूं है। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, आप नॉर्मल लोड को भूल जाइए, कौन से को? टेंशन और कॉम्प्रेशन को भूल जाइए, ये बहुत बेसिक चीज हो गई है। हम बेंडिंग की तरफ घुस रहे हैं, राइट? तो बेंडिंग लोड जो है वो एक बीम को बेंड करती है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, इसको बेंड करेगी, या तो इसकी तरफ या इसकी तरफ। ये किस से लग सकता है? ये दो चीजों से लग सकता है, या तो ये प्योर बेंडिंग मोमेंट से लग सकता है, मैंने यहाँ एम लगा दिया, यहाँ एम लगा, तो ये हर जगह कॉमन रहेगा। या ये किससे लग सकता है? ये लग सकता है ट्रांसवर्स लोड से। ट्रांसवर्स लोड कैसे लग सकता है? ट्रांसवर्स लोड से, ट्रांसवर्स लोड से लगता है जब हम लोड को शिफ्ट करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, किसी भी मेंबर की जब हम स्टडी करते हैं, जैसे यहाँ से फिक्स है, यहाँ लोड लगा पी, तो हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो हम उसकी मिनिमल क्रॉस सेक्शन तक पहुंचते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं। तो इसको यहाँ शिफ्ट किया तो एक पी आएगा, और ये एक्स है तो एक टॉर्क और मोमेंट आएगा पी इंटू एक्स, राइट? फिर इस फोर्स को यहाँ शिफ्ट किया तो ये सीधा शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसी एक्सिस पर है, तो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क, यहाँ थोड़े एक्सिस डिफरेंट थी तो टॉर्क आएगा, यहाँ सेम एक्सिस पे है तो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क ये सीधा शिफ्ट हो जाता है। और जो टॉर्क होता है, जो मोमेंट होता है, वो डायरेक्टली विदाउट इंपैक्टिंग एनीथिंग कैन बी शिफ्टेड टू हियर, सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट हियर आल्सो, लाइक दैट वी विल शिफ्ट, राइट? तो ट्रांसफर लोड की वजह से भी ये एक हमारा बीम है, राइट? यहाँ एक लोड लग रहा है, यहाँ एक लोड। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ कितना डिफ्लेक्शन आएगा, या इसके रेस्पेक्ट में इसका एक कर्व बनेगा ऐसा, तो यहाँ कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट? तो ये डिफ्लेक्शन पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ कितना डिफ्लेक्शन है इस लोड की वजह से। तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पी, और एक मोमेंट आएगा पी, ये पी करेगा शियर फोर्स, जो उस तरफ लोड ट्रांसफर होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? शियर फोर्स। और पी इंटू दिस डिस्टेंस एक्स, वो क्या करेगा? बेंडिंग मोमेंट, पी इंटू एक्स। सो दिस बेंडिंग मोमेंट विल प्रोड्यूस व्हाट? दिस बेंडिंग मोमेंट विल प्रोड्यूस दिस डिफ्लेक्शन। एंड देन शियर स्ट्रेस क्या करेगा? शियर स्ट्रेस उसके क्रॉस सेक्शन को डैमेज करेगा। दिस प्लेन क्रॉस सेक्शन विल नॉट रिमेन प्लेन, it will like that if shear stress will be there. We'll take some assumptions obviously कि pure bending में shear stress will not be there. It is there. Again, assumptions will not be true in real life, but still
For simplicity of the calculations, we will assume कि this phenomena will not be there. The plane section before bending will be plane section after bending. और यदि कोई स्टेटमेंट देता है कि plane section before bending is प्लेन सेक्शन आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब वो सिंपल भाषा में कह रहा है भाई साहब शियर स्ट्रेस को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, राइट, क्योंकि इसको डैमेज शियर स्ट्रेस करेगा, बेंडिंग इसको डैमेज नहीं करेगी, बेंडिंग सिर्फ ये डिफ्लेक्ट करेगी। यदि ये ऐसा है तो अब ये ऐसा हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इसके क्रॉस सेक्शन को डैमेज करेगा, तो क्रॉस सेक्शन डैमेज नहीं हो रहा, दैट्स मीन प्लेन रह रहा है, दैट्स मीन दी शियर स्ट्रेस विल बी नेग्लेक्टेड और जीरो, राइट। आप समझ पा रहे हो? तो ट्रांसफर लोड की वजह से भी आता है, प्योर बेंडिंग की वजह से भी आता है। हम पहले सिंपल प्योर बेंडिंग की वजह से एक बेंडिंग इक्वेशन करेंगे, डेरिवेशन हम करेंगे छोटा सा, एंड देन ट्रांसवर्स लोड की वजह से हम एसएफडी और बीएमडी करेंगे। एसएफडी और बीएमडी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एनालॉजी समझिएगा। डायरेक्ट बेंडिंग के कारण, डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट के कारण, यदि ये बीम है, आपने डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट लगाया तो डायरेक्ट आप बेंडिंग पता कर सकते हो, स्ट्रेस सिग्मा बेंडिंग। लेकिन यदि ट्रांसवर्स लोड को शिफ्ट करने के बाद यदि कोई आपके पास बेंडिंग हो रहा है या फिर कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको आप एसएफडी बीएमडी बनाकर देखोगे कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम शेयर फोर्स है, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, उसी फोर्स को, उसी लोकेशन को आप डिजाइन के लिए यूज करोगे। सो इस पार्ट का ट्रांसफर लोड के कारण जो बेंडिंग आता है, डिफ्लेक्शन आता है, उसका एक फर्दर पार्ट आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, एसएफडी एंड बीएमडी। अब देखो यार, ये सब बेसिक्स थ्योरी है, आप एक तरीके से स्टोरी की तरह इसको सुन सकते हैं। आई होप कि आप सबको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको एक इमेज बनती जा रही है कि हाँ हमने भी ऐसा पढ़ा था, रियल टाइम में कुछ ऐसा होता है। नाउ व्हाट इज आवर आइडिया? आवर आइडिया इज बिफोर साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, बिफोर स्टार्टिंग सॉन्ग साइन कन्वेंशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, साइन कन्वेंशन कोई भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। साइन कन्वेंशन का मतलब है यदि आप किसी चीज को प्लस ले रहे हो तो पूरी सॉम पढ़ो तब तक उसको प्लस ही रखो। ऐसा नहीं है कि आप इसको माइनस नहीं ले सकते, आप माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन फिर पूरी सॉम पढ़ो तब तक उसको क्या रखो, माइनस रखो। यदि आप डिफ्लेक्शन नीचे इसको माइनस ले रहे हो तो आप जब तक पूरी सॉम करो तब तक उसको नीचे वाई ही लो। पूरी सॉम का मतलब क्या है, सारे चैप्टर्स में आप वाई लो, क्योंकि फिर वो जो इक्वेशन आपने डिराइव इसको नीचे पॉजिटिव लेके की है, इधर आपने उसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लिया, ऊपर को पॉजिटिव ले लिया, दिस इक्वेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दिस, यहां दिक्कत हो जाएगी। सो सम साइन कन्वेंशन शुड बी फॉलोड। मोस्ट जेनरिक साइन कन्वेंशन कौन से हम फॉलो करते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं एक छोटे से मोमेंट में बता दूंगा। सी नॉर्मल स्ट्रेसेस यदि टेंशन में हो तो वी विल से पॉजिटिव, यदि नॉर्मल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव हो देन व्हाट वी विल से इज नेगेटिव। शियर स्ट्रेस यूजुअली वी फॉलोज कि यदि this type of shear stress we usually say it is positive, and this type of shear stress is C, we usually say negative. How can you define this? You can say कि let's suppose कि this is your cross section, this is this cut section, and cut section के left side में if it is upper side, right, और या फिर आप ऐसा कहो ये कट सेक्शन है, कट सेक्शन के राइट साइड में if it is the upper side then negative, यदि लेफ्ट साइड में upper side then it is positive, whatever language you want to see। और आपको याद रखने के लिए ये देख लो कि डायगोनली यदि ये खींच रहा है, देखो ये दोनों मिलकर इधर खींचेंगे, ये दोनों मिलकर इधर खींचेंगे, और इसको यदि ऐसा बना रहे हैं तो इट विल बी पॉजिटिव। यदि इसको ऐसा बना, यदि आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जो बुक्स फॉलो कर रही है वही यूपीएससी फॉलो करेगा, वही गेट फॉलो करेगा मोस्टली। तो क्यों कंफ्यूजन करना? तो हम क्या करेंगे, हम कंफ्यूजन को दूर रखेंगे, हम दो कंफ्यूजन को दूर रखेंगे। हम इसको प्लस लेंगे, राइट, और हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इजंट इट, राइट और नॉट, राइट। ये बात हो रही थी शियर स्ट्रेसेस की, राइट। बेंडिंग मोमेंट वी ऑलवेज से कि एम जो है बेंडिंग मोमेंट, उसको सेगिंग जो करेगा, कोई भी ऐसा बेंडिंग मोमेंट जो सेगिंग करे, जो स्माइली लाए, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, जो होगिंग करेगा उसको हम नेगेटिव मानते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस हमने कहा कि यदि एक बीम का फाइबर यदि कॉम्प्रेशन में है तो हम उसको नेगेटिव मानते हैं, और यदि टेंशन में है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, राइट। इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। यही तो ये कंप्रेशन, ये टेंशन, इसका मतलब क्या होगा, ये होगिंग होगी, राइट। यदि सेगिंग है तो ऊपर वाला क्या होगा, टेंशन में होगा, और नीचे वाला क्या होगा, कॉम्प्रेशन में होगा। तो ऊपर वाला टेंशन, नीचे वाला कॉम्प्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस के बीच में, राइट। सो दिस विल बी लाइक फॉर होगिंग, सो लाइक दैट वी कैन से। टॉर्शन के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, टॉर्शन के लिए साइन कन्वेंशन है यदि क्लॉकवाइज है बाय सीइंग लाइक इफ इट इज सॉफ्ट, और ऐसे देखने पे क्लॉकवाइज लग रहा है, राइट, तो दिस इज द टॉर्शन, isn't it, and it will take positive। if clockwise is there then it will be positive, and if it's anti-clockwise या बाहर आता हुआ it will be negative। और रिवर्स भी आप कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स क्या करती है, हमारा फोकस वही रहेगा। एक बार मुझे फिर से देखने दीजिए। ओ माय गॉड, इट्स 17 मिनट्स, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आया, यहां तक हमें क्या आया, समझ में आया। कर्वेचर अगेन, जो सेगिंग करे
उस कर्वेचर को हम पॉजिटिव कहते हैं, आर जो फॉगिंग करे उस कर्वेचर को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव। लोड इन एसएफडी एंड बीएमडी, हमें पता है कि एसएफडी एंड बीएमडी में बीएमडी यदि सैगिंग करे तो विल टेक पॉजिटिव, फॉगिंग करे तो विल टेक नेगेटिव, एंड एसएफडी शियर फोर्स यदि क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड हो तो विल टेक पॉजिटिव, क्रॉस सेक्शन के लेफ्टवर्ड में यदि अपवर्ड हो तो विल टेक व्हाट, नेगेटिव। ये सब आपको पता है। आपको पता क्या नहीं है, एक मोर सर्कल का नहीं पता। डिफ्लेक्शन का मैं बता दूं, फॉर आवर केस विल टेक डाउनवर्ड इज व्हाट, पॉजिटिव। ये बात समझ में आई। और स्लोप, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा, स्लोप। और इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कहेंगे, यदि डी वाई पॉजिटिव और ये डी एक्स भी पॉजिटिव देन इट विल बी पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिव देन इट विल बी नेगेटिव, यदि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव देन इट विल बी नेगेटिव, यदि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो इट विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएंगे, सी वाई, वाई नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, राइट, एक्स इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो यदि यहां मान लेते हैं हमारा टेंजेंट, इस टेंजेंट पे यदि आपकी कोई ऐसा ऐसा कर्व बन रहा है और ऐसा जा रहा है, तो ये जो थीटा होगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव इट विल बी पॉजिटिव, राइट। यदि ये ऐसे बन रहा है तो ये टेंजेंट का जो थीटा होगा तो इट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव इट विल बी नेगेटिव, राइट, क्योंकि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इट विल बी नेगेटिव, इजंट इट। यदि ये ऐसा बन रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, और यदि ऐसा बन रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव इट विल बी नेगेटिव, इजंट इट। हम जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत लंबी बन रही है, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसके लिए हम चाहेंगे कि जो ये मोहर सर्कल का जो साइन कन्वेंशन है उसको करके हम यहीं पे क्या कर देंगे, इस वीडियो को खत्म कर देंगे, इस वीडियो को क्या कर देंगे, इस वीडियो को खत्म कर देंगे, इस वीडियो को खत्म कर देंगे, एंड देन वी विल कम टुवर्ड्स बेंडिंग एंड देन डिफ्लेक्शन इन नेक्स्ट वीडियो। इमीडिएटली आई विल अपलोड वन मोर वीडियो। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, मोहर सर्कल में क्या डायमेंशन, क्या साइन कन्वेंशन है। सी मोहर सर्कल में यदि आपका टेंशन में है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, यदि कंप्रेशन में है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये बात सही है आपको। एक बात और याद रखना, शियर स्ट्रेस के लिए यदि किसी क्रॉस सेक्शन को, इसमें शियर स्ट्रेस अलग होता है भाई, क्योंकि ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम देखिए, बाकी शियर स्ट्रेसेस में क्या होता है, जब हम पीछे पढ़ते हैं उसको हम इस टाउ को और इस टाउ को सेम मानते हैं। दीज टू टाउज आर कॉम्प्लीमेंट्री और सेम मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो इसको यदि ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ अलग अलग लफड़ा है। यहाँ आप देखोगे तो यदि इसको आप इसको आप क्या मानोगे, एक ही साइन मानोगे ना, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, तो इसको आप पॉजिटिव मानते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इस क्रॉस सेक्शन को ए क्रॉस सेक्शन कहा, इस क्रॉस सेक्शन को बी क्रॉस सेक्शन कहा। यदि एक क्रॉस सेक्शन को ये शियर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये ऊपर की तरफ घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। यदि यही क्लॉकवाइज घुमाता तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मोहर सर्कल में ए क्रॉस सेक्शन पर शियर स्ट्रेस क्या है, नेगेटिव, और बी क्रॉस सेक्शन पर शियर स्ट्रेस क्या है, पॉजिटिव। अब आप ये ध्यान रखना एक बात कि यदि आपने ये लिया जो मैंने बताया है, आप उल्टा भी ले सकते हैं, इट्स योर साइन कन्वेंशन इज ऑल अबाउट यू। लेकिन यदि आपने उल्टा लिया, उल्टा क्या, यदि आपने क्लॉकवाइज को क्या लिया, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया, पॉजिटिव, यदि आपने ऐसा किया, यदि आपने, हाँ मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा यदि नीचे होगा, यदि क्लॉकवाइज घुमाएगा देन वी विल टेक पॉजिटिव, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो विल टेक नेगेटिव। यदि आपने ऐसा लिया, यदि आपने ऐसा लिया तो आपकी एक दिक्कत आएगी। जब आप ये ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ए पे अभी इस कंडीशन में ए पे जो ऊपर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव की तरफ ड्रॉ करोगे आप, और ये पॉजिटिव की तरफ ड्रॉ, ऐसा ड्रॉ करोगे। अब आप यदि इससे इस डायरेक्शन में थीटा, अब थीटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें आप क्या करना पड़ेगा, आपको उल्टा, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ से आपको क्लॉकवाइज में 2 थीटा लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने मेरे वाली ये कब, जब आपने ये वाली फॉलो की, लेकिन आपने जो मैंने बताया है वही फॉलो किया है, वापस देखना इस वीडियो को। यदि आपने जो मैंने बताया कि क्लॉकवाइज रोटेशन विल बी पॉजिटिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एकदम इत्मीनान से, आपको यदि ये ऐसा केस है, ये ऐसा केस है, ये नीचे आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो आप पॉजिटिव ले रहे हो, ऐसे, राइट, ऐसे बनेगा। अब आप यदि आपका ये जो थीटा जिस प्लेन पे आपको पूछा गया है, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज थीटा बना रहा है तो यू कैन डू एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको क्या आई, ये बात आपको समझ में आई। यहीं पर हम एंड करेंगे। देखो ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन में, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी कि यार किसी में शियर स्ट्रेस को कुछ भी मानना है, किसी में कुछ भी मानना है, तो आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मोहर सर्कल में शियर स्ट्रेस है, इसको शियर स्ट्रेस की तरह नहीं माना जाता, इसको एक जियोमेट्री की प्रॉपर्टी की तरह माना जाता है। तो उसमें फीलिंग से मत जाइए, ये बस ये एक ही स्ट्रेस के एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को अलग कहेगा, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को क्या कहेगा, अलग कहेगा। इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट दिस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम बढ़ेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन आता है और कैसे हम क्या करते हैं,
कैसे हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन को समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिफ्लेक्शन को समझेंगे, क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ समझा जाएगा। और मैं तो कहता हूँ वर्थ है, यदि आप किसी एक चैप्टर को, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि यदि आप मैकेनिकल में से किसी एक को, या तो थर्मल को, या सॉलिड पार्ट को, या प्रोडक्शन पार्ट को, अब भी 2 महीने बचे हैं, इसमें एक को यदि अपना फुल फ्लेज टाइम देते हो, दूसरे 2 को सिर्फ रिवीजन करते हो, इट इज वर्थ, बिकॉज उस एक पार्ट को आप इंटरव्यू में वापस कह सकते हो कि दिस इज माई फेवरेट पार्ट, राइट। अभी आप सोच रहे हो मुझे तीनों में रिवीजन करवा दो, इट्स पॉसिबल, बट आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सॉलिड पार्ट में बहुत अच्छी अच्छी सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको अच्छे से करवाया जाए। एंड या, थैंक यू वेरी मच, बाय।